देन थर्ड कंडीशन हमारे पास आती है एक्रोमेगाली. इट इज अ डिजीज ऑफ एडल्टहुड. इट अकर्स ड्यू टू द ओवर प्रोडक्शन ऑफ सोमैटोट्रोपिक हार्मोन. In this condition, hand, feet, jaw, bone and cartilage and soft tissues become larger in size and swollen. देखिए, पहले तो आप एक याद कर लें कि ग्रोथ हार्मोन रिलेटेड 3 डिसऑर्डर हमने पढ़े. एक हमने पढ़ा जाइजेंटिज्म, जो कि ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन की वजह से हो रही है, लेकिन किस में हो रही है? बच्चों में हो रही है. फिर हमने दूसरा क्या याद रखना है कि ग्रोथ हार्मोन की ज़्यादा प्रोडक्शन की वजह से जो बड़ों में, एडल्ट में जो डिजीज होगी वो कहलाएगी एक्रोमेगाली. ठीक है, बच्चों में होगी तो वो क्या कहलाएगी? जाइजेंटिज्म. बड़ों में होगी तो क्या कहलाएगी? एक्रोमेगाली. और अगर अंडर प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन कम प्रोड्यूस हो रही है, तो वो क्या डिजीज कराएगी? ड्वार्फिज्म. वो भी किसने कराएगी? चाइल्डहुड में कराएगी. एक्रोमेगाली में क्या होता है? अब जब मैंने आपसे पहले ही बताया था कि जब एडल्ट हो जाते हैं तब बोन जो है आपकी बढ़ती नहीं है, तो इनमें भी ये होगा कि एडल्ट हो जाएंगे तो इनकी बोन नहीं बड़ी होंगी, तो ये टॉल नहीं होंगे, जायंट नहीं होंगे, बल्कि एबनॉर्मली इनकी ना ग्रोथ होगी. किस तरह से? कि कुछ ऐसी जगह होंगी जैसे हैंड्स हैं, फीट हैं, जॉ बोन्स है, कार्टिलेज और सॉफ्ट टिश्यूज है, ये क्या होंगे? एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रॉड हो जाएंगे, इनमें ग्रोथ होने लगेगी, स्वेलन हो जाएंगे. तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? एक्रोमेगाली कहलाएगी. देन हमारे पास तीसरा ग्लैंड आता है. सबसे पहले हमने पढ़ा हाइपोथैलेमस ग्लैंड, फिर हमने पढ़ा पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड की हमने अलग अलग पढ़ा, एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब एंड मीडियन लोब. देन हम तीसरा ग्लैंड पढ़ रहे हैं थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड इज लोकेटेड इन द नेक रीजन इन फ्रंट ऑफ द ट्रैकिया. इट कंसिस्ट ऑफ 2 lobes, one on either side of the trachea. It is a butterfly in shape. थायराइड ग्लैंड कहाँ लोकेट होते हैं? नेक रीजन में, गर्दन में मौजूद होता है, हमारे नेक रीजन कहलाता है. ये जो है ट्रैकिया के आगे होता है. ठीक है, ट्रैकिया क्या होती है? विंड पाइप होती है, उसके आगे जो है ये मौजूद होता है. इसका शेप इस तरह से होता है, देखिए पिक्चर में देखें कि हम इसको बोलते हैं बटरफ्लाई लाइक. बटरफ्लाई लाइक इसका हम शेप बोलते हैं. ये भी 2 लोब्स होते हैं, देखिए आपको दिख रहा होगा 2 लोब्स होते हैं, एक ट्रैकिया के राइट हैंड साइड पे, एक ट्रैकिया के लेफ्ट साइड पे होता है. अब आ जाती है सिक्रीशन. इट सिक्रीट्स 3 मेन हार्मोन, थायरॉक्सिन और T4 एंड T3 एंड कैल्सिटोनिन. ठीक है, 3 हार्मोन करता है. आपने इसके नाम याद रखने हैं. देखिए कैल्सिटोनिन तो सिंपल से एक ही नाम है. अब T3 का एक और नाम क्या? ट्राई आयोडो थायरॉक्सिन. ट्राई 3 का मतलब ट्राई, ठीक है, ट्राई आयोडो थायरॉक्सिन. थायरॉक्सिन जो है सिर्फ थायरॉक्सिन, वो क्या है? T4 है, और उसको हम क्या बोलते हैं? टेट्रा आयोडो थायरॉक्सिन. ये नेम में कंफ्यूज नहीं होना है आपने, बस इसको इस तरह से ही समझें. अब हम सबसे पहले आ जाते हैं थायरॉक्सिन और T4. थायरॉक्सिन इंक्रीजेस द मेटाबॉलिक रेट एंड प्रोमोट बोथ फिजिकल ग्रोथ एंड मेंटल डेवलपमेंट. इट इंक्रीजेस द ऑक्सीजन कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ हीट. थायरॉक्सिन और T4 का काम क्या होता है कि ये मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है. किसको कंट्रोल करता है? मेटाबॉलिक रेट को. और फिजिकल ग्रोथ एंड मेंटल डेवलपमेंट करवाता है. दिमाग की जो डेवलपमेंट है ना, ये कराता है, और फिजिकल ग्रोथ भी कराता है. देखिए ग्रोथ में और मेंटल डेवलपमेंट में 2 तो हमने पढ़ लिए. एक हमने ग्रोथ हार्मोन का रोल पढ़ लिया, एक हमने थायराइड का पढ़ लिया. एक और फर्दर हम आगे डिस्कस करेंगे, तभी मैं आपको रिकॉल तीनों एक साथ करवा दूंगी. तो मेनली इसका काम क्या होता है? मेटाबॉलिक रेट. मेटाबॉलिक में जो है ना, इसका इतना अहम काम है कि पूरे बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो थायरॉक्सिन जो ना मैनेज करता है. इसकी एग्जाम्पल ये कि जब हमने होम्योस्टेसिस पढ़ा था तो आपको याद होगा थर्मो रेगुलेशन इन मैन में हमने पढ़ा था शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, कि जब बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है तो किस तरह से हार्मोनल कंट्रोल उसमें हमने पढ़ा था. तो उसमें क्या पढ़ा था हमने कि लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए. तो शॉर्ट टर्म में एड्रीनलिन रिलीज होती थी जो कि बॉडी में मेटाबॉलिक रेट बढ़ाती थी और हीट प्रोड्यूस करती थी. और लॉन्ग टर्म के लिए कौन रिलीज होती थी? थायरॉक्सिन रिलीज होती थी. तभी लिखा हुआ है कि ये ऑक्सीजन कंजम्पशन करेगी और प्रोडक्शन ऑफ हीट करवाएगी. देखिए मेटाबॉलिक रेट और हीट का डायरेक्टली रिलेशन है. जब भी मेटाबॉलिज्म बॉडी में होगा तो उसके नतीजे में बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी. तो जब भी हीट की जरूरत होगी मेटाबॉलिक रेट हाई हो जाएगा. तो वो कौन करता है? थायरॉक्सिन करता है. फिर हमारे पास आ जाता है T3 हार्मोन. इट परफॉर्म द सेम फंक्शन एज दैट ऑफ थायरॉक्सिन एज टेट्राहाइड्रोथायरॉक्सिन. इसका काम भी सेम होता है जो T4 का होता है, लेकिन मेनली किसका होता है? T4 का ही होता है. देन थायराइड ग्लैंड की थर्ड हार्मोन कौन सी आती है? कैल्सिटोनिन. कैल्सिटोनिन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कैल्शियम होमोस्टेसिस. Calcium is produced when calcium level is increased in blood. Calcitonin is produced when calcium level is increased in blood. It responds to decrease the blood calcium level by stimulating the deposition of excess calcium in bone. देखिए कैल्सिटोनिन, कैल्शियम नाम से ही आप थोड़ा इस तरह से रिलेट करके अपने निमोनिक्स बना के याद करा करें. कैल्सिटोनिन का इंपॉर्टेंट रोल क्या है? कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में.
सॉरी कैल्शियम होम्योस्टेसिस में, मतलब कैल्शियम की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना। ये कब रिलीज होगी, किस कंडीशन में रिलीज होगी, जब आपकी ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा होगा। जब कैल्शियम का लेवल ज़्यादा होगा ब्लड में, तब रिलीज होगी कैल्सिटोनिन, और ये क्या करेगी, जो एक्सेस कैल्शियम होगा उसको जाके स्टोर कर देगी बोन्स के अंदर, ठीक है, उसको जाके स्टोर कर देगी बोन्स के अंदर। ये हमने चैप्टर 2 में भी डिस्कस किया था कि जो बोन है वो स्टोर हाउस होती है फॉर कैल्शियम, फॉस्फोरस और इन सब के लिए। तो जब भी बॉडी में कैल्शियम ज़्यादा होगा तो वो जाके जो है कैल्सिटोनिन उस वक्त रिलीज हो जाएगा। कैल्सिटोनिन क्या करेगा, एक्स्ट्रा कैल्शियम को लेके जाएगा और बोन में स्टोर कर देगा। फिर आ जाती है एबनॉर्मेलिटीज ऑफ थायराइड ग्लैंड। देयर आर टू कंडीशन ऑफ एबनॉर्मेलिटी ऑफ थायराइड ग्लैंड, हाइपरथायरॉयडिज्म एंड हाइपोथायरॉयडिज्म। थायराइड की दो कंडीशन है, एक है हाइपर, एक है हाइपो। हाइपर का मतलब क्या होता है, हाइपर बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, हम बोलते हैं ना हाइपर हो रहा है ये बंदा। तो जब भी आप कहीं पे भी हाइपर का वर्ड पढ़े ना, तो उसका मतलब होता है ज्यादा, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है ज्यादा। हाइपर सिक्रीशन, हाइपर टेंशन, जो भी कोई ऐसा हाइपर का वर्ड हो आपने याद रखना है कि इसका मतलब होता है इंक्रीज। और हाइपो का मतलब क्या होता है लो लेवल, डिक्रीज। तो हाइपर थायरॉयडिज्म में क्या होगा, ओवर प्रोडक्शन होगी। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होगा, अंडर प्रोडक्शन होगी। पहला आ जाए हाइपरथायरॉयडिज्म। द स्टेट ऑफ ओवर सिक्रीशन ऑफ हार्मोन बाय थायराइड ग्लैंड इज कॉल्ड हाइपरथायरॉयडिज्म। थायराइड ग्लैंड जो है किसी भी वजूहात की वजह से ज़्यादा थायराइड हार्मोन रिलीज करने लग जाए तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, हाइपरथायरॉयडिज्म। इसकी वजह से सिम्टम्स क्या प्रोड्यूस होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, इनटॉलरेंस टू हीट, प्रोफ्यूज स्वेटिंग, लॉस इन वेट। अब देखें आप, मैंने आपको हमेशा मैं आपको एक ही बात यही कहती हूँ कि जब भी आप पैथोलॉजी पढ़ें, मतलब कोई भी डिजीज पढ़ें, तो आपको नॉर्मल फंक्शन पहले पता होना चाहिए। नॉर्मल फंक्शन पता होगा तो आप एबनॉर्मल खुद ही कर लेंगे। नॉर्मल हमने क्या पढ़ा था कि मेटाबॉलिक रेट जो है पूरी बॉडी का कंट्रोल करती है, ठीक है, फिर ब्रेन की डेवलपमेंट करती है। तो अब जब ये ज़्यादा हो जाएगी तो ये अपना काम ज़्यादा ज़्यादा करने लगेगी। जब ज़्यादा ज़्यादा काम करने लगेगी तो क्या कर देगी, मेटाबॉलिक रेट बढ़ा देगी। बॉडी में इतना मेटाबॉलिक रेट बढ़ा देगी कि बॉडी में एबनॉर्मली हाई लेवल ऑफ हीट प्रोड्यूस होने लग जाएगी। फिर आ जाता है इनटॉलरेंस टू हीट। देखिए इनटॉलरेंस टू हीट क्यों होगा, जब इनकी बॉडी में इतना ज़्यादा मेटाबॉलिज्म हो रहा है, हाई मेटाबॉलिक रेट की वजह से क्या होगा, हाई हीट प्रोड्यूस होगी। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई कि डायरेक्ट रिलेशन समझें, जितना मेटाबॉलिज्म होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी और हीट प्रोड्यूस होगी। जब हीट प्रोड्यूस होगी तो इनकी अपनी बॉडी में इतनी हीट होगी कि ये बाहर से और हाई हीट को जो है ना टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, तो इनटॉलरेंस टू हीट। देन प्रोफ्यूज स्वेटिंग, स्वेटिंग भी इसी वजह से होगी, इनको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लग जाती है। फिर लॉस इन वेट, लॉस इन वेट क्यों होगा, देखिए जब मेटाबॉलिक रेट इतना हाई होगा तो कुछ जो है डाइजेस्ट जो भी होगा, ये जो भी खाएंगे फौरन फौरन इनकी बॉडी में डाइजेस्ट होता जाएगा और मेटाबोलाइज होगा और बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती रहेगी और इनकी फिजिक जो है वो कम से कम होती रहेगी, वेट इनका इतना रिड्यूस हो जाता है। मैंने खुद एक पेशेंट देखा था जो बिल्कुल नॉर्मल था, मतलब जब उसको हाइपरथायरॉयडिज्म हुआ उसे नहीं पता था कि उसे हाइपरथायरॉयडिज्म है, लेकिन कुछ ही टाइम बाद उसका जो है वेट समझो इससे हाफ हो गया। इतना ज़्यादा वेट और इतनी रैपिडली डिक्रीज होता है क्योंकि मेटाबॉलिज्म इतना हाई होता है, इनका हार्ट रेट इतना तेज़ होता है, दिल इतनी ज़ोर ज़ोर से धड़कता है कि इनको बाकायदा जो ना हार्ट बीट फील हो रही होती है। स्वेटिंग होती है, हेयर्स का टेक्सचर बिल्कुल पतला हो जाता है, बिल्कुल हेयर इतनी ज़्यादा जो है हेयर फॉल होने लग जाता है, टेम्परेचर इतना बॉडी का बढ़ रहा होता है। तो ये सारी कंडीशन किसकी, हाइपरथायरॉयडिज्म की। नाउ नेक्स्ट इज हाइपोथायरॉयडिज्म। द स्टेट ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ T4 एंड T3 हार्मोन इज कॉल्ड हाइपोथायरॉयडिज्म। इट कॉजेज फॉलोइंग डिजीज। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब डिक्रीज प्रोडक्शन होगी, तो जब लो लेवल T4 T3 का होगा तो हाइपोथायरॉयडिज्म है। अब हाइपोथायरॉयडिज्म में मजीद 3 टाइप्स आती हैं, एक आती है मिक्स एडिमा, फिर आती है ग्वाइटर और फिर आती है क्रिएटिनिज्म। देन सेकंड हमारे पास आ जाती है मिक्स एडिमा, ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म की हमारे पास आ जाती है मिक्स एडिमा। मिक्स एडिमा और क्रिएटिनिज्म को हम साथ साथ कंपेयर करके पढ़ते हैं तो आपको याद अच्छी हो जाएगी। मिक्स एडिमा और क्रिएटिनिज्म दोनों में सेम ही चीज़ें होती हैं, लेकिन मिक्स एडिमा जो है वो एडल्ट स्टेज में होती है। जब बड़ों में जो चीज़ होगी ना, अगर हाइपोथायरॉयडिज्म बड़ों में हो रहा है, एडल्ट में हो रहा है, तो वो मिक्स एडिमा है। और हाइपोथायरॉयडिज्म अगर बच्चों में हो रहा है, चाइल्डहुड में हो रहा है, अर्ली एज में हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगी, क्रिएटिनिज्म। जैसे हमने ग्रोथ हार्मोन में पढ़ा था कि अगर बड़ों में होगा तो वो एक्रोमेगाली कहला रहा था और अगर बच्चों में हो रहा था तो वो जाइजेंटिज्म कहला रहा था। इस तरह से हाइपोथायरॉयडिज्म बच्चों में क्या कहलाएगा, क्रिएटिनिज्म, एंड बड़ों में मिक्स एडिमा। होता क्या है, दोनों की कॉज एक ही है कि दोनों में डेफिशिएंसी हो जाएगी T3 और T4 की, एक में अर्ली एज में हो जाएगी और एक में लेट एज में हो जाएगी।
पहले हम मिक्स्ड एडिमा के सिम्टम्स देख लेते हैं। ओवरवेट, ओबेसिटी, लॉस ऑफ हेयर, ड्राई स्किन, मेंटल एक्टिविटी और बॉडी मूवमेंट बिकम स्लोअर, इंटॉलरेंस टू कोल्ड। अब देखिए, जो सब आपने हाइपर थायराइडिज्म में पढ़ा उसका उल्टा कर दें, उसका आप रिवर्स याद कर लें। आप कोई एक के भी सिम्टम्स याद कर लेंगे ना, तो सेकंड के सिम्टम जो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। उसमें क्या होता है, मैंने आपसे बताया था, बॉडी वेट बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। अब इसमें क्या होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है मतलब थायराइड हार्मोन रिलीज नहीं हो रही। जब थायराइड हार्मोन रिलीज नहीं हो रही तो क्या होगा कि मेटाबॉलिक रेट स्लो से स्लो हो जाएगा। जब इतना स्लो हो जाएगा तो इनकी बॉडी में मेटाबोलाइज ही नहीं हो रहा, खाना है या जो भी चीज़ खा रहे हैं पी रहे, डाइजेस्ट नहीं हो रहा, मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, तोड़ फोड़ का अमल ही नहीं हो रहा, तो इनका वेट क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा, ओवर वेट हो जाएंगे, ये ओबीस कहलाएंगे। ठीक है। फिर लॉस ऑफ हेयर, ड्राई स्किन, ड्राई स्किन भी इसी वजह से होगी। मेंटल एक्टिविटी और बॉडी मूवमेंट बिकम स्लोअर। ये जो है इंतहा के स्लगिश लेजी इंसान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही। बिल्कुल ही मरे हुए टाइप के इंसान होते हैं ना, ये वो हो जाते हैं, मतलब इनमें कोई काम करने की एनर्जी ही नहीं रहती और इनको नींद ही आती रहती है, लेजी हो रहे होते हैं, थकावट इनको हो रही होती है, क्योंकि जब बॉडी का मेटाबॉलिज्म ही खराब है तो ये सारी चीज़ें तो होनी है। देन इनटॉलरेंस टू कोल्ड, इनसे सर्दी बर्दाश्त नहीं होती, उनसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, इनसे सर्दी बर्दाश्त नहीं होती। क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी में हीट नॉर्मली जनरेट नहीं हो रही, तो अगर टेम्परेचर और लो हो जाता है और सर्दी हो जाती है तो इनसे वो बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं होती। देन क्रिएटिनिज्म के सिम्टम देख लेते हैं। मेंटल रिटार्डेशन, स्टंटेड ग्रोथ, फिजिकल वीकनेस, एबनॉर्मल फेशियल फीचर। देखिए, क्रिएटिनिज्म किस में हो रहे थे, बच्चों में हो रहे थे, तो इसमें थोड़े ग्रोथ रिलेटेड जो ना वो सिम्टम्स आएंगे, जैसे कि ग्रोथ मेटाबॉलिज्म कर रही थी तो फिजिकल वीकनेस हो जाएगी और स्टेंटेड ग्रोथ। स्टेंटेड ग्रोथ का मतलब क्या होता है, वही शॉर्ट हाइट और शॉर्ट ग्रोथ। तो शॉर्ट हाइट इनकी हो जाएगी, फिजिकली भी क्या होंगे, वीक हो जाएंगे। मेंटल रिटार्डेशन, मैंने आपको बताया था कि ब्रेन की डेवलपमेंट में एक ग्रोथ हार्मोन काम करता है, एक जो है थायराइड हार्मोन करता है और तीसरा इंसुलिन करता है, वो आगे ही बताऊंगी मैं आपको। तो मेंटल रिटार्डेशन भी हो जाएगी, ये बच्चे जो है कंफ्यूज से होंगे। ठीक है, कंफ्यूज से होंगे, इनका आईक्यू भी लो होगा, क्योंकि ये सब मेंटेन कौन करता है, थायराइड हार्मोन। तो जब ये कम होगी तो ये सारे इफेक्ट्स आएंगे। फिर हमारे पास आएगा एबनॉर्मल फेशियल फीचर्स। तो इनके फेशियल फीचर भी क्या होंगे, अजीब से हो जाएंगे, बिल्कुल ही एबनॉर्मल से। देन तीसरा हमारे पास आता है गोइटर। It causes due to the deficiency of iodine in diet which result in decreased level of thyroxine hormone. Symptoms: thyroid gland becomes swollen and enlarged. देखिए, गोइटर क्या होता है, गोइटर की कॉज अलग है। गोइटर जो है वो मेनली T3 T4 तो कम होगा, लेकिन T3 T4 किसकी वजह से कम होगा, आयोडीन की वजह से कम होगा। ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो है या ऐसी जगहें जहाँ पे जो है सॉल्ट यूज होता है बिना आयोडीन वाला, या आयोडीन जो है कम हो उनकी डाइट में, तो आयोडीन की कमी की वजह से T3 T4 कम हो जाएंगे। जब T3 T4 कम हो जाएंगे तो इनमें क्या हो जाएगा, ग्वाइटर हो जाएगा। ग्वाइटर कंडीशन क्या होती है, ग्वाइटर आपने शायद कभी देखा भी हो, जो नेक होती है ना, नेक रीजन, देखिए डायग्राम में दिख रहा होगा, वो स्वेलन हो जाती है। थायराइड ग्लैंड क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है। क्यों? देखिए, जो T3 T4 है ना, उसकी फॉर्मेशन के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है। अब जब आयोडीन नहीं होगा तो T3 T4 नहीं बनेगा। जब T3 T4 नहीं बनेगा तो बॉडी में T3 T4 की ज़रूरत है, बॉडी को चाहिए, वो मांग रही है T3 T4, लेकिन बॉडी में नहीं है। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो रिलीज होगा हाइपोथैलेमस से, वो जाके इसको एक्ट करता रहेगा कि भाई आप रिलीज करो, आप रिलीज करो। तो इसका साइज क्या हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा, ये स्वेलन हो जाएगा। मेनली प्राइमरी कॉज इसकी क्या है, आयोडीन डेफिशिएंसी, जिसकी वजह से सेकेंडरी जो है ना T3 T4 कम हो रहा है। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है पैराथायरॉइड ग्लैंड। नंबर 4 ग्लैंड कौन सा है, पैराथायरॉइड। मैं आपको बार बार हर स्लाइड में नेम रिकॉल कराऊंगी ताकि आपको जो है ग्लैंड्स की नेम याद हो जाए। सबसे पहले हमने पढ़ा हाइपोथैलेमस, फिर हमने पढ़ा पिट्यूटरी ग्लैंड, तीसरे पे हमने थायरॉइड ग्लैंड पढ़ा, अब फोर्थ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड ग्लैंड क्या होते हैं, 2 पेयर्स का मौजूद होते हैं। जब भी 2 पेयर्स मतलब 4 इन नंबर, सिंगली अगर होंगे तो 4 इन नंबर है, या अगर हम शॉर्टली बोले तो क्या बोलेंगे, 2 पेयर्स। मटर के दाने के साइज के होते हैं ये ग्लैंड। ये कहाँ लोकेट होते हैं, एडजेसेंट टू द थायरॉइड ग्लैंड। थायरॉइड ग्लैंड के जो लोब्स होते हैं उसके बराबर में साइड्स में जो है ना ये 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड मौजूद होते हैं। बहुत छोटे छोटे से पी साइज शेप के होते हैं। देखिए पिक्चर में आपको दिख रहे हैं। पैराथायरॉइड ग्लैंड क्या करते हैं, रिलीज करते हैं पैराथायरॉइड हार्मोन। ठीक है, पैराथायरॉइड एक ही हार्मोन रिलीज करते हैं जिसे हम कहते हैं
थायराइड हार्मोन, इसके फंक्शन देख लेते हैं। पैराथायराइड हार्मोन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कैल्शियम होम्योस्टेसिस। इसका काम भी क्या है, कैल्शियम होम्योस्टेसिस में काम करता है। एक और हार्मोन हमने पढ़ी थी कैल्शियम होम्योस्टेसिस में, आप बता सकते हैं कौन सी पढ़ी थी हमने कैल्सिटोनिन पढ़ी थी, ठीक है। और सेकंड कौन होम्योस्टेसिस करवा रहे हैं कैल्शियम का, पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन इज प्रोड्यूस व्हेन कैल्शियम लेवल इज डिक्रीज्ड इन ब्लड। देखिए आप रिलेट करके जब भी याद करेंगे ना आपको चीजें याद रहेंगी। हमने वहां पे क्या पढ़ा था, कैल्सिटोनिन कब रिलीज हो रहा था, जब कैल्शियम ब्लड में ज्यादा हो रहा है। और पैराथायराइड हार्मोन कब रिलीज होगा, जब कैल्शियम ब्लड में कम हो रहा है, ठीक है। जब भी लो लेवल ऑफ कैल्शियम का होगा ब्लड में, तब कौन रिलीज होगा, पैराथायराइड हार्मोन। It responds to increase the calcium ion in blood in two ways. It increases the absorption of calcium in ion in kidney, or it induces the bone cell osteoclast to release calcium from the bone into the blood. This process is called demineralization. मैंने क्या कहा कि पैराथायराइड हार्मोन कब रिलीज होगा, जब ब्लड में कैल्शियम लेवल कम होगा। अब ब्लड में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करना है, मतलब कैल्शियम को लेके आना है, तो दो तरह से कैल्शियम लेके आएगा। या तो ये किडनी पे एक्ट करेगा और किडनी से जो है कैल्शियम आयन की एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, ठीक है। किडनी से कैल्शियम आयन की एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा। एक और ही काम क्या करता है कि विटामिन डी की एक्टिवेशन कराता है। विटामिन डी की एक्टिवेशन दो जगह से होती है, लिवर से और किडनी से। तो किडनी से विटामिन डी की एक्टिवेशन को करा देगा। विटामिन डी जाके जो है इंटेस्टाइन के सेल पे एक्ट करेगा और वहां से कैल्शियम की रिजॉर्प्शन को बढ़ा देगा, कैल्शियम की री एब्सॉर्प्शन बढ़ा देगा, ज्यादा डाइट से कैल्शियम को एब्सॉर्ब करेगा, तो फिर वो ब्लड में ले आएगा। एक तो इस तरह से कैल्शियम का लेवल बढ़ाएगा। दूसरा एक इस तरह से कराएगा कि ये बोन के सेल पैक करेगा, जो होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट सेल, ठीक है। बोन ब्रेकिंग सेल कहलाते हैं, ठीक है। ऑस्टियोब्लास्ट पैक करेंगे, वो क्या करेगा, बोन को ब्रेक करेगा और बोन में से कैल्शियम निकाल के ना ब्लड में लेके आएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीमिनरलाइजेशन। जब हम कहते हैं जब कैल्शियम बोन में डिपॉजिट हो रहा है, चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था कि जब भी कैल्शियम डिपोजिशन होती है उसे हम कहते हैं मिनरलाइजेशन या क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, या ऑसिफिकेशन। और जब कैल्शियम बोन से निकल रहा है तो इसे हम क्या कहते हैं, डीमिनरलाइजेशन। तो ये बोन्स, क्योंकि बोन जो है वो स्टोर हाउस है कैल्शियम का, जब वहां पे कैल्शियम ज्यादा हो रहा था तो कैल्सिटोनिन एक्स्ट्रा कैल्शियम को बोन में स्टोर कर रहा था। अब यहाँ पे कैल्शियम कम हो रहा है तो बोन में से जो है पैराथायराइड हार्मोन जो है बोन से कैल्शियम को लेके ब्लड में आएगा। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीमिनरलाइजेशन। Then after parathyroid hormone, parathyroid gland, next gland is adrenal gland. The adrenal glands are just above the dorsal of the kidney, each weighing 6 grams. Each gland consists of a peripheral part called a cortex and a central area known as medulla. ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड डायग्राम में देखें, एक टोपी नुमा कैप नुमा जो है किडनी के ऊपर मौजूद होता है, छोटे से ग्लैंड होते हैं जिसे हम कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। जब हम इसको कट सेक्शन लेते हैं तो ये दो पार्ट में कंसिस्ट होता है। आउटर पार्ट इसका कहलाता है कॉर्टेक्स और बीच वाला या इनर पार्ट इसका क्या कहलाता है, मेड्यूला। इसके कॉर्टेक्स जो है उसका अलग काम है, मेड्यूला का अलग काम है। कॉर्टेक्स की हार्मोन्स अलग है, मेड्यूला की हार्मोन्स अलग है। कॉर्टेक्स को अलग हार्मोन कंट्रोल करती है, मेड्यूला को अलग हार्मोन कंट्रोल करती है। Now come to the cortex. The cortex produces a number of hormones. More than 50 hormones have been identified, the most widely known. ठीक है, कॉर्टेक्स जो है बहुत सारी तरह के हार्मोन प्रोड्यूस करता है। 50 तरह की हार्मोन्स जो है वो तो आइडेंटिफाइड हो चुकी है, जिसमें सबसे वन हमारे पास आती है एल्डोस्टेरोन। This hormone is steroid in nature. The target of aldosterone is kidney. It controls the retention of sodium and loss of potassium in urine. एल्डोस्टेरॉन जो है ये स्टेरॉइड इन नेचर होती है। स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, जो लिपिड इन नेचर होती है, उनको हम कलेक्टिवली कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स भी कहते हैं, ठीक है। कॉर्टेक्स मोस्टली कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स रिलीज करता है, मतलब लिपिड नेचर की, ठीक है। तो एक तो ये स्टेरॉइड इन नेचर होती है, दूसरा इसका टारगेट क्या होता है, किडनी पे काम करता है। एल्डोस्टेरॉन जाके क्या करते हैं, किडनी पे काम करता है। ये क्या करता है, ये रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड लॉस ऑफ पोटेशियम इन यूरिन कराता है। सोडियम रिटेंशन कब कब करा सकता है, देखिए जब भी बॉडी में ब्लड प्रेशर कम होगा, बॉडी में ब्लड प्रेशर कम होगा तो ये क्या कराएगा, एल्डोस्टेरॉन रिलीज होगा। उस वक्त क्या रिलीज होगा आपकी बॉडी में, एल्डोस्टेरॉन रिलीज होगा। एल्डोस्टेरॉन जाके किडनी पैक करेगा और वहां से सोडियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। जब भी सोडियम को ये एब्जॉर्ब करते हैं ना, रीएब्जॉर्ब, तो सोडियम अपने साथ वाटर को लेके आता है, ठीक है। जब भी सोडियम को ये रीएब्जॉर्ब करेंगे तो सोडियम अपने साथ वाटर को लेके आता है। तो ऐसी कंडीशन जिसमें ब्लड वॉल्यूम बॉडी में कम हो रहा हो या फिर ब्लड प्रेशर कम हो रहा हो, तो उस वक्त एल्डोस्टेरॉन रिलीज होगी शॉक की हालत में।
या जब आपका हार्ट फेलियर हो जाता है तो बॉडी में ब्लड कम हो जाता है, या एक्सीडेंट हो जाए, या ऐसी कोई भी कंडीशन, मल्टीपल कंडीशन हो सकती हैं इसकी कॉज में हम नहीं जाते, कि जब बॉडी में ब्लड वॉल्यूम लॉस हो रहा हो या ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा हो, तो बॉडी में ब्लड के वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए, ज़्यादा क्वांटिटी करने के लिए ये क्या करेगा, रिलीज होगा। तो ये क्या करेगा, सोडियम के लिए एब्जॉर्प्शन कराएगा। लेकिन आपने ये बात याद रखनी कि सोडियम के साथ पानी को भी अंदर लेके आएगा, वाटर को भी अंदर लेके आएगा। तो सोडियम एंड वाटर मिलके क्या करेंगे, बढ़ा देंगे ब्लड वॉल्यूम को। देन हमारे पास आती है एल्डोस्टेरॉन, सॉरी एल्डोस्टेरॉन तो हमने पढ़ ली। फिर दूसरी आती है हमारे पास कॉर्टिसोल और कॉर्टिसोन एंड रिलेटेड हार्मोन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। दीज हार्मोन आर स्टेरॉइड इन नेचर, देयर टारगेट्स आर मैनी सेल्स। ठीक है, ये जो है स्टेरॉइड इन नेचर होती है, ये भी स्टेरॉइड इन नेचर है, इनके टारगेट बहुत सारे सेल्स होते हैं। दीज हार्मोन रेगुलेट शॉर्टेज ऑफ स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन बाय लिवर एंड कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन इनटू ग्लूकोज। देखिए कॉर्टिसोल या कॉर्टिसोन, इसका बहुत काम क्या होता है, ये बहुत अहम है। किस हवाले से, जब भी बॉडी स्ट्रेस की हालत में, जब भी बॉडी में स्ट्रेस हो रहा हो, कोई इमरजेंसी की कंडीशन हो, कोई शॉक की कंडीशन हो, ठीक है, तो उस वक्त कॉर्टिसोल का लेवल क्या होता है, बॉडी में इंक्रीज हो जाता है। ये हार्मोन क्या करती हैं, ये रेगुलेट करती हैं स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन बाय लिवर एंड कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन इनटू ग्लूकोज। ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करती है। मेन काम इनका क्या है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को किस तरह से, देखिए जब भी बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, ठीक है, बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, तो ये क्या करेंगी, जो ग्लाइकोजन होता है जो कि स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है, उसको ब्रेक करके क्या करेगी, ग्लूकोज प्रोवाइड करेगी। ठीक है, इसके अलावा कन्वर्जन कराती है प्रोटीन इनटू ग्लूकोज। अगर बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो रही है तो बॉडी में बहुत सारे प्रोटीन्स मौजूद होते हैं, तो क्या करती है, प्रोटीन को ब्रेक करती है किसमें, अमाइनो एसिड में। अमाइनो एसिड से क्या बनाती है, ग्लूकोज बनाती है। तो हमने बात पढ़ी कि ग्लूकोज किसी अननोन सोर्स से आ रहा हो तो वो क्या कहलाती है, मतलब कोई अदर सोर्स से आ रहा हो ग्लूकोज, तो ग्लूकोन्यूजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, तो ये ग्लूकोन्यूजेनेसिस का अमल भी कराती है। मैंने ऐसे कहा ना कि मेन इसके बाद आप एक चीज याद रख लें, सिंगल वर्ड, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। तो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म क्या है, इसी तरह से याद रख लें कि जब भी ग्लूकोज कम होगा तो ये क्या करेंगी, ग्लूकोन्यूजेनेसिस करेंगी, जिसमें ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके अमाइनो एसिड में, और अमाइनो एसिड को कन्वर्ट करेंगी किसमें, ग्लूकोज में। इस तरह से ग्लाइकोजन भी स्टोरेज फॉर्म होती है ग्लूकोज की, तो उसको भी किसमें कन्वर्ट करेंगी, ग्लूकोज में। और अगर ग्लूकोज बॉडी में ज़्यादा है, ठीक है, तो उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में लिवर में स्टोर कर देंगी। तो ये सारे कॉर्टिसोल के और एमरजेंसी हार्मोन के तौर पे आपने याद रखना है कि अगर एमरजेंसी हार्मोन या स्ट्रेस हार्मोन कौन सी है बॉडी की, तो वो है कॉर्टिसोल। इसके डिसऑर्डर देख लेते हैं। एक है एडिसन डिजीज, दूसरा है कशिंग डिजीज। एडिसन डिजीज में क्या है, हाइपोसेक्रेशन या अंडर एक्टिविटी ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स कॉल प्रोड्यूस एडिसन डिजीज विच अकर्स ओकेजनली। जब भी इसकी सिक्रीशन कम होगी तो ये कौन सी डिजीज कराएगी, एडिसन डिजीज कराएगी। इसी तरह से हाइपर सिक्रीशन और ओवर एक्टिविटी प्रोड्यूस कुशिंग डिजीज विच कॉजेस मेल कैरेक्टर टू अपीयर इन वुमेन। कशिंग डिजीज में क्या होता है, हाइपर सिक्रीशन हो रही है, ज्यादा सिक्रीशन हो रही है किसकी, कॉर्टिसोल की, तो ये करवाएगी कशिंग डिजीज। और इसमें क्या होगा कि एबनॉर्मल शेप हो जाता है, एबनॉर्मल ओबेसिटी हो जाती है, बॉडी क्या हो जाती है, ओबीस हो जाती है। ठीक है, सेंट्रल ओबेसिटी जिसे हम कहते हैं। सेंट्रल ओबेसिटी में क्या होता है कि पेट वाला जो एरिया है ना वो इनका बढ़ने लगता है, फेस जो इनका वो मून फेस हो जाता है, मून फेस ही कहलाता है इनका। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, लेकिन स्टिल अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो आप दिए हुए इन कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे हमसे राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। Don't forget to subscribe, like, share and comment on our YouTube channel Alpine Academy. Thank you.